हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में। ये इसलिए डिस्कस होगा क्योंकि केरला में रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है गवर्नर के ऑफिस से, और उस ऑर्डिनेंस में लोकायुक्त की पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम ये जानेंगे कि लोकपाल होता क्या है, लोकायुक्त होता क्या है, और इनके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी फंक्शनिंग के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिमाइंडर दे दूं छोटा सा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और हमारे और भी कोर्सेज के लिए आप panishiatutor.com विजिट कर सकते हैं। सो न्यूज़ ये है कि केरला के गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस होता है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं पास होता, कई बार गवर्नर स्टेट का या प्रेसिडेंट इंडिया का एक ऑर्डिनेंस पास करता है। और जानकारी के लिए और वीडियोस में हम ऑर्डिनेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीहाउ, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं केरला के गवर्नर, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उस ऑर्डिनेंस से जो केरला का लोकायुक्त है उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया कि उन्होंने कहा लोकायुक्त, मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को डिसमिस करने की ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर नहीं होगा, वो एक रिकमेंडेशन होगा। कहने का मतलब द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ लोकायुक्त। अब आप ये पूछेंगे कि लोकायुक्त डिसमिस करता क्यों है किसी को। लोकायुक्त या लोकपाल ये दोनों ही आपस में जुड़ी हुई टर्म्स हैं, लेकिन उससे पहले हम इस ऑर्डिनेंस के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनेंस में क्या हुआ, लोकायुक्त एक्ट जो 1999 का था केरला में, उसके अंदर अमेंडमेंट आया। ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि लोकायुक्त का वर्डिक्ट वो रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट करे। तो एक रिकमेंडेशन ही लोकायुक्त का वर्डिक्ट बन गया, उसके पास कोई पावर नहीं रही। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को यह समझना है कि लोकपाल होता क्या है, लोकायुक्त होता क्या है। आपको याद होगा 2011 के अंदर जो लोग एक्टिवली अगर मीडिया फॉलो कर रहे थे तो उस वक्त श्रीमान अन्ना हजारे की लीडरशिप के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक एनजीओ के साथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए थे, एक कैंपेन चला था। और उस कैंपेन की डिमांड ये थी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोकपाल कानून बनाया जाए। अब लोकपाल होता क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल होता है सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पे। दोनों ही करप्शन ओम्बुड्समैन की तरह काम करते हैं। ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश टर्म है, स्वीडन की भाषा से लिया गया है। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है जो लोगों के ग्रीवेंसेस सुनता है, लोगों की तकलीफें सुनता है और उनका निजात करता है। अब करप्शन ओम्बुड्समैन मींस कि अगर किसी को किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाने हैं, एलिगेशन लगाने हैं, तो कोई न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए जिसके पास वो जा सके, उसकी कंप्लेंट कर सके और वो न्यूट्रल पार्टी करप्ट ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले सके। इसके लिए लोकपाल और लोकायुक्त की डिमांड बहुत सालों से हो रही थी, इनफैक्ट 1960-70 से हो रही थी, लेकिन 10 बार इसको कानून बनाने के अटेम्प्ट्स फेल हुए। आखिरकार 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में लेके आया और लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 ये पास किया गया। अब इस एक्ट के द्वारा यानी 2013 में जो ये एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, उससे लोकपाल और लोकायुक्त, तो स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनाया जाए और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल बनाया जाए। लोकपाल यानी कि जो सेंट्रल करप्शन ओम्बुड्समैन होगा, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में ये क्या कहता है। आज हमने ये भी देखना है कि कितना इफेक्टिव रहा है ये कानून। तो अब कॉम्पोजिशन के अंदर होगा एक चेयरपर्सन और उसमें होंगे 7 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं एक लोकपाल के अंदर। लोकपाल में 50% जो होंगे जुडिशियल मेंबर्स होंगे, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, उन्हीं को जुडिशियल मेंबर्स बोला जाता है। 50% जो मेंबर्स होंगे उनको SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज और वुमेन, तो मतलब रिजर्वेशन रखी गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, माइनॉरिटीज, वुमेन्स के लिए। और सिलेक्शन कमिटी यानी कि कौन अपॉइंट करने वाला है इन मेंबर्स को, उसके लिए एक सिलेक्शन कमिटी बनाई गई है। उस सिलेक्शन कमिटी में 5 मेंबर रहेंगे। 5 मेंबर कौन कौन से होंगे। नंबर 1 चेयरपर्सन, ही विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी। सेकंड पे होंगे लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला जी। थर्ड पे होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के अंदर। तो ऑपोजिशन लीडर इस वक्त कोई चुना नहीं गया है, पहले अधीर रंजन चौधरी थे कांग्रेस के, लेकिन इस टाइम पे वो सीट वेकेंट है, इसलिए मैंने वेकेंट दिखाई है।
चौथे नंबर पे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एनवी रमणा जी, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एंड पांचवें नंबर पे होंगे एक एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए कोई नामी गिरामी फेमस लोग हो सकते हैं। इसमें रिसेंटली मुकुल रोहतगी साहब को अपॉइंट किया गया है। मुकुल रोहतगी वॉज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट के एडवाइजर रह चुके हैं, लीगल एडवाइजर रह चुके हैं, उनको ये पोजीशन दी गई है। तो ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि 8 लोग लोकपाल के अंदर कौन होंगे। अब जब एक बार लोकपाल बन जाएगा, उसके बाद आपको ये डिफाइन करना होगा कि करप्शन के केसेस या करप्शन के चार्जेस आप किन के ऊपर लगा सकते हो, लोकपाल किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इसके लिए ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन की गई। ध्यान रखना है, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, दे कम। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को कुछ सहूलियत दी गई है, कुछ एक्सेप्शंस दी गए। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आपने करप्शन प्रोसीडिंग्स लेके आनी है, तो वो किसी मिलिट्री एग्रीमेंट या कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है। दूसरा, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाना भी होता है, तो सारे के सारे 8 के 8 लोकपाल के मेंबर्स को इसमें एग्री करना पड़ेगा। अगर एक भी डिसएग्री करता है तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा सेफ रखती हैं। अदरवाइज ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी के जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आप लोकपाल के पास जाके उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यह भी बताया गया है इसके अंदर कि जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस किए गए हैं, तो गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनीज, उन सारी इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट भी कंप्लेंट जा सकती है। साथ ही साथ वो एंटिटीज जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉरेन से डोनेशन आता है 10 लाख पर ईयर से ज्यादा, तो एक साल में अगर 10 लाख से ज्यादा आप फॉरेन डोनेशन लेके आते हो, तो भी आपके अगेंस्ट लोकपाल में कंप्लेंट की जा सकती है। एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे सेफगार्ड प्रोवाइड किए हैं, अच्छाई इस बात में यह है, इस एक्ट में यह है कि आपके पास क्लियर कट टाइमलाइन है। तो जब कोई कंप्लेंट लेके जाता है लोकपाल के पास, मान लीजिए, तो लोकपाल सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाता है, और वो इंक्वायरी सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा भी करवा सकता है, वो सीबीआई के द्वारा भी करवा सकता है। तो लोकपाल के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाने की पावर्स भी होती है, और जुडिशियल पावर्स भी होती है, यानी कि वो कोई ना कोई पनिशमेंट भी, सजा भी सुना सकता है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, और ट्रायल यानी कि जो केस चलेगा, उन सबके टाइमलाइन यहां पे आपके सामने मेंशन है, डिफाइंड है प्रॉपर। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं लोकपाल एक्ट के साथ। लेकिन कई सालों से ये लोकपाल एक्ट जो है फंक्शनल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? सबसे पहले तो लोकपाल की अपॉइंटमेंट ही 5 साल तक डिले हुई। ये कारण दिया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है लोकसभा के अंदर, तो हम कमेटी बना नहीं सकते। तो 2018 तक तो ये अपॉइंटमेंट में ही चला गया। फिर 2020 तक इन्होंने रूल्स नोटिफाई नहीं किए। रूल्स का मतलब है कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से आपने लोकपाल को अप्रोच करना है, कंप्लेंट भरने का फॉर्म कैसा होगा, ये सारी चीजें 2020 तक नोटिफाई नहीं की गई। और क्या ड्रॉबैक है लोकपाल के साथ? वो खुद से कोई केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता, सुओ मोटो प्रोविजंस नहीं है इसमें। तो इसका मतलब अगर उसके पास कंप्लेंट लेके नहीं जाओगे किसी की, तो खुद से वो कंप्लेंट नहीं रेज कर सकते, खुद से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। एनोनिमस कंप्लेंट अलाउड नहीं है। तो जब आप कंप्लेंट देते हो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में, तो आपको अपना नाम पता लिखवाना पड़ता है। इससे क्या होता है, आप एक डर के माहौल में रहोगे, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है तो आपको चुप कराने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं सरकारी अफसर, स्पेशली जो करप्ट होते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो सेफ गार्ड है, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लोकपाल की इफेक्टिवनेस कुछ खास रही नहीं है अगर हम उसको एनालाइज करें। तो लोकपाल की ही वेबसाइट पे जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 1427 कंप्लेंट 19-20 में आई थी, 110 2020-21 में आई थी, और सिर्फ 30 कंप्लेंट जुलाई 2021 तक आई। और बीच में कई लोग रिजाइन भी कर गए। फॉर एग्जांपल जस्टिस दिलीप भोसले साहब रिटायर कर गए क्योंकि रूल्स नोटिफाई करने में ही इतना टाइम लग गया। तो ये कुछ फंक्शनिंग में इसके प्रॉब्लम्स नजर आती। अब आते हैं लोकायुक्त पे। लोकायुक्त यानी कि जो स्टेट लेवल पे करप्शन ओम्बड्समैन रहेगा। अब स्टेट लेवल पे करप्शन ओम्बड्समैन 2013 से कई साल पहले ही बहुत सारे स्टेट्स में बन चुके थे। उड़ीसा सबसे पहला स्टेट था जिसने अपनी स्टेट के अंदर करप्शन ओम्बड्समैन या लोकायुक्त बिठाया। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारे जो 15 स्टेट्स हैं, इन्होंने 2013 से पहले ही अपने
स्टेट्स में लोकायुक्त बना दिया था। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है यूनिफॉर्मिटी में, और वही यूनिफॉर्मिटी वाली प्रॉब्लम अभी केरला में भी नजर आ रही। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से लोकायुक्त बनाता है, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी पावर अपने हिसाब से डिफाइन करता है, उसका टेन्योर अपने हिसाब से डिफाइन करता है, और ये यूनिफॉर्मिटी की लैक की वजह से कुछ स्टेट्स में लोकायुक्त ठीक से काम कर पा रहा है और कुछ स्टेट्स में नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं कर पा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 2018 में कि बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्त की पोजीशन वेकेंट है और साथ ही साथ वो काम भी अपना ठीक से नहीं कर रहे। तो हम कुछ केसेस देखते हैं। तो जब नागालैंड ने अपना एक लोकायुक्त चुना था, वो जो इंडिविजुअल थे, जज थे, वो दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहे थे काफी समय तक। उनको बुलाया गया नागालैंड, तो वो कहते हैं नहीं मैं दिल्ली से ऑपरेट करूंगा, कोविड वैक्सीन नहीं लगी हुई, कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं नहीं आ सकता। इन सब को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और फिर नागालैंड ने कानून ही पास कर दिया कि अगर 1 साल तक सीट वैकेंट रहती है तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई सवाल ना पूछे। गोवा में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। गोवा के जो लोकायुक्त थे इससे पहले, वो जब रिटायर हुए 2020 में, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपकी सरकार को कई सारी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड की थी, पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट, आपने किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। तो दिक्कत क्या हो गई कि लोकायुक्त डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो लोकपाल के पास पावर है ना प्रोसिक्यूशन का, मैंने आपको बताया कि आप केस फाइल कर सकते हो लोकपाल के द्वारा, केस फाइल करने के बाद केस लड़ सकते हो आप अपने एजेंसीज के द्वारा, वो गोवा में है ही नहीं पावर। तो सरकार को ये बोल देते थे कि भी हमारे पास 4000 कंप्लेंट आई हैं, इनके खिलाफ केस करो, करता ही नहीं कोई। बिहार के अंदर फॉल्स केसेस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रख दी कि 3 साल की सजा होगी, तो इससे लोग डरने लग गए। वैसे भी बिहार के अंदर कई सारे करप्शन केसेस सामने आए हैं रिसेंट पास्ट में भी और पहले भी, तो अब लोग डरते हैं कि भाई 3 साल की सजा ना हो जाए अगर हमने केस फाइल कर दिया, बाद में पता चला कि कुछ इधर उधर डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए, तो हम लोग के खिलाफ सजा होगी। यूपी के अंदर तो अपनी मर्जी भी चल रही है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, लोकपाल की टेन्योर जो है वो 8 साल तक एक्सटेंड कर दी। ठीक है, तो टेन्योर डिफर कर रही है अलग अलग जगह। 2015 में यूपी ने यह भी बोला कि सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी स्टेट का जो हाई कोर्ट है जनरली वो रहता है, इन्होंने अपनी लोकायुक्त की सिलेक्शन कमेटी से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि वो सरकार की रिकमेंडेशन नहीं मान रहा था। तो देखिए पॉलिटिक्स यहां पे भी है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंटेंड नहीं कर रही है कि हम लोकपाल को अच्छे से लागू करें, क्योंकि हम ये कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि करप्ट एलिमेंट्स हर एक पार्टी के अंदर प्रेवलेंट हैं, हो सकते हैं, और इस वजह से यहां पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। किसी स्टेट के अंदर लोकायुक्त की जुरिस्डिक्शन में सीएम आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, फॉर एग्जांपल हिमाचल में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में, और कुछ स्टेट्स में नहीं आता। फॉर एग्जांपल यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में सीएम के अगेंस्ट कंप्लेन ही नहीं हो सकती, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट ही नहीं होगी। सो मोटो पावर्स नहीं है कई स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में है। जैसे महाराष्ट्र में अगर लोकपाल के पास कोई कंप्लेंट नहीं भी आती है तो वो खुद से केस कर सकता है किसी के अगेंस्ट, बट यहां पे यूपी, एचपी, असम में ऐसा नहीं है। कई स्टेट्स में 5 से ज्यादा टेन्योर है, जैसे हमने देखा यूपी, उत्तर प्रदेश ने 8 साल की टेन्योर कर दी, टाइम लिमिट कर दी, और कुछ स्टेट्स में तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त भी नहीं है। उप मींस डेप्यूटी, तो ये अपॉइंट ही नहीं किए हैं, सिचुएशंस वेकेंट है, वेकेंसी बहुत ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्टिवनेस इसकी कुछ खास नहीं रह पाई है करप्शन को डिटर करने में, और इसको और सशक्त बनाने के लिए कई सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, जिनमें से एक ये है कि आप स्टेट्स के अंदर यूनिफॉर्मली लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को अप्लाई करो, स्टेट्स को इतनी फ्रीडम ना दो। लेकिन स्टेट्स इसके बदले में कहते हैं कि हमारी फेडरलिज्म को खतरा हो जाएगा। तो अब ये सिचुएशन है करप्शन की। एंड आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।